हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 7 हमारा चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी क्या होती है, और साथ ही साथ हम एंटीबॉडी की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी आज की इस वीडियो में यहाँ पे पूरा का पूरा हम समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंटीबॉडी की। तो देखिए, एंटीबॉडी को समझने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं एंटीजन यानी कि प्रतिजन क्या होते हैं। तो देखिए, कोई भी बाह्य पदार्थ या कोई भी रोगाणु जो हमारे शरीर के अंदर पहुंच करके हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है या हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करने का काम करता है और रोग उत्पन्न करता है, उसे ही हम कहते हैं रोगाणु, या उसे हम कहते हैं प्रतिजन, या हम कहते हैं एंटीजन। तो एंटीजन क्या होते हैं? रोगाणु या बाह्य पदार्थ होते हैं जो कि शरीर के अंदर पहुंचने के पश्चात रोग उत्पन्न करते हैं। अब देखिए, जैसे ही हमारे शरीर के अंदर कोई भी प्रतिजन प्रवेश करता है, वैसे ही उसकी अनुक्रिया में यानी उसी समय क्या होता है कि जो शरीर के अंदर हमारी बी कोशिकाएं होती है, ये क्या करती है कि रुधिर के अंदर एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करने लग जाती है, जो कि रोग जनकों या प्रतिजनों से क्रिया करके उन्हें नष्ट करने का प्रयास करती है। और इस विशिष्ट प्रोटीन को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिरक्षी कहते हैं। यहां पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। हमने क्या कहा कि जैसे ही देखिए कोई एंटीजन जो है, जैसे ही कोई एंटीजन क्या करेगा, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जो बी कोशिकाएं होती है यानी जो बी सेल होती है, ये बी सेल क्या करती है? ये बेसिकली डब्ल्यूबीसी के अंदर होती है। ये बी सेल क्या करती है? ये तुरंत जो है एंटीबॉडी के निर्माण की प्रक्रिया जो है शुरुआत कर देती है। यानी जैसे ही कोई एंटीजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, वैसे ही उसकी अनुक्रिया होती है, और उसकी अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप जो बी कोशिकाएं होती है, ये रुधिर के अंदर, किसके अंदर? ये ब्लड के अंदर क्या करती है? ये ब्लड के अंदर एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ये एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करती है। और ये प्रोटीन क्या करता है कि एंटीजन से क्रिया करके उसे नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? ये विशेष प्रकार का जो प्रोटीन है, ये क्या कर देता है? एंटीजन को नष्ट कर देता है। और इस विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी। तो जैसे ही कोई एंटीजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, वैसे ही उसकी अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप जो बी कोशिकाएं होती है, ये ब्लड के अंदर एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करती हैं, और ये प्रोटीन क्या करता है कि एंटीजन को नष्ट करने का, यानी कि जो एंटीजन या प्रतिजन है उसको नष्ट करने का प्रयास करने लग जाते हैं। और इस विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन को ही हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी कहते हैं। एक चीज आपको और ध्यान में रखना है यहाँ पे कि जो प्रतिरक्षी होते हैं या एंटीबॉडी होते हैं, इनको हम इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम? या आप ये कह सकते हैं कि एंटीबॉडी को दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं? इम्यूनोग्लोबिन। तो इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं किसको? प्रतिरक्षी अणु को। इसे हम शॉर्टकट में आईजी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आई और स्मॉल जी, यानी आई से इम्यूनो और जी फॉर ग्लोबिन। तो आईजी से इसे हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रतिरक्षी की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी जो है, सबसे पहले तो आपको यह ध्यान में रखना है कि जो प्रतिरक्षी अणु की संरचना होती है वो बाई के आकार की होती है। आप कैपिटल लेटर का जो बाई देखते हैं, वही बाई के आकार का होता है क्या? एंटीबॉडी की संरचना। तो एंटीबॉडी की संरचना आप जैसे ही देखेंगे तो किस आकार की दिखाई देती है आपको? बाई के आकार की। ये आप एंटीबॉडी की संरचना देख सकते हैं, पूरी की पूरी संरचना, तो ये आपको कुछ बाई के आकार की नजर आएगी। तो ये आप देख सकते हैं एंटीबॉडी की संरचना। अब आपको क्रमशः इसके सभी पार्ट को समझना है कि किस प्रकार से एंटीबॉडी की संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु जो होता है, यानी एक एंटीबॉडी की संरचना की यदि हम बात करते हैं, तो इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। कितनी श्रृंखला होती है? 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। तो प्रत्येक एंटीबॉडी की संरचना में 4 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं होती है, और 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से ही मिलकर के प्रतिरक्षी की या एंटीबॉडी की संरचना जो है बनी होती है। अब देखिए, इसमें 2 प्रकार की श्रृंखलाएं होती है। जब भी आप बात करेंगे एंटीबॉडी की संरचना की, तो इसकी संरचना में आपको 2 भाग दिखाई देते हैं, 2 श्रृंखलाएं दिखाई देती है। यानी आप देखेंगे कि जो टोटल 4 श्रृंखलाएं होती है पॉलीपेप्टाइड की, उसमें से 4 श्रृंखलाओं में से वो श्रृंखलाएं 2 प्रकार से होती है। कुछ श्रृंखला ऐसी होती है यानी कि आधी श्रृंखला, तो 2 श्रृंखलाएं तो भारी होती है और 2 श्रृंखलाएं कैसी होती है? हल्की होती है। तो यानी आपको यहां पे एक चीज याद रखना है। पहली चीज क्या याद रखना है
कि प्रतिरक्षी अणु की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, लगभग बाई के आकार की होती है। फिर दूसरी चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, दूसरी चीज आपको यह याद रखनी है कि प्रत्येक जो एंटीबॉडी की संरचना होती है उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं होती है। अब पॉलीपेप्टाइड की जो 4 श्रृंखला होती है उसमें से 2 श्रृंखला कैसी होती है, 2 श्रृंखला भारी होती है। कैसी होती है, भारी होती है। और 2 श्रृंखला कैसी होती है, 2 श्रृंखला होती है हल्की। यानी 2 श्रृंखलाएं होती है, 2 प्रकार की श्रृंखलाएं होती है। टोटल 4 श्रृंखला होती है पॉलीपेप्टाइड की, और 4 श्रृंखला में से 2 प्रकार की श्रृंखलाएं होती है। 2 श्रृंखला भारी होती है और 2 श्रृंखला कैसी होती है, हल्की होती है। अब आपको यहां पे समझते भी चलना है। अब बात करते हैं हम डायग्राम में। डायग्राम में आप जब देखेंगे तो ये हमारे पास एंटीबॉडी की संरचना है। इसमें आपको टोटल नंबर आप यहां पे आपको 4 प्रकार के टोटल दिखाई दे रहे हैं। क्या, 4 प्रकार के पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं दिखाई दे रही है। देख सकते हैं आप 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 ये आपको 4 श्रृंखलाएं पॉलीपेप्टाइड की नजर आ रही है। अब इसमें से हमने क्या कहा कि 4 श्रृंखला में से 2 श्रृंखलाएं भारी होती है यानी लंबी होती है, और 2 श्रृंखलाएं कैसी होती है, हल्की होती है यानी कि छोटी होती है। तो जो श्रृंखला छोटी होगी वही तो हल्की होगी। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों यानी ये वाली और ये वाली, ये दोनों जो श्रृंखला ये लंबी श्रृंखलाएं हैं जिनको हम क्या कहते हैं, भारी श्रृंखला। तो ये देखिए नीचे हमने लिख भी रखा है कैसी श्रृंखला, ये भारी श्रृंखला यानी कि हैवी श्रृंखला है। तो लंबी वाली श्रृंखला कैसी है, दोनों भारी श्रृंखलाएं हैं। अब हमने इसमें यह भी कहा कि इसमें 2 हल्की श्रृंखलाएं भी होती है। तो एक ये वाली छोटी श्रृंखला है और ये वाली एक छोटी श्रृंखला है। तो इन छोटी श्रृंखलाओं को हम क्या कहते हैं, हल्की श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें हम हल्की श्रृंखला कहते हैं। अब आपको यहां पे ध्यान देना है कि पूरी की पूरी जो एंटीबॉडी की संरचना है इसमें सबसे पहले तो हमने देखा कि 4 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं होती है 1 2 3 4, और 4 श्रृंखलाओं में से 2 श्रृंखला कैसी होती है, भारी होती है यानी 1 2, ये दोनों श्रृंखलाएं लंबी और भारी होती हैं। और 2 श्रृंखलाएं कैसी होती है, हल्की होती है। तो ये वाली श्रृंखला और ये वाली श्रृंखला, ये श्रृंखलाएं कैसी होती है, हल्की श्रृंखला होती है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि दोनों ही श्रृंखलाओं में 2 विशिष्ट प्रकार के क्षेत्र यानी कि एरिया पाए जाते हैं। यानी जब भी आप बात करेंगे चाहे वो भारी श्रृंखला हो चाहे वो हल्की श्रृंखला हो, किसी भी श्रृंखला की यदि हम बात करते हैं तो 2 प्रकार के इनमें क्षेत्र पाए जाते हैं। यानी हल्की श्रृंखला के अंदर भी 2 प्रकार के क्षेत्र पाए जाएंगे और भारी श्रृंखला जो होती है उसके अंदर भी 2 क्षेत्र पाए जाते हैं। अब देखिए 2 क्षेत्र कहां कहां पे पाए जाते हैं। देखिए ये जो भारी श्रृंखला है इनके ऊपरी साइड, यहां से जो ऊपर वाला भाग है पूरा, ये कहलाता है परिवर्तनशील क्षेत्र। कौन कौन से 2 क्षेत्र पाए जाते हैं, एक क्षेत्र होता है आप देख सकते हैं यहां पे परिवर्तनशील क्षेत्र होता है, और दूसरा जो क्षेत्र होता है वो होता है स्थिर क्षेत्र। दूसरा कौन सा क्षेत्र होता है, दूसरा होता है स्थिर क्षेत्र। तो आप इजली यहां पे देख सकते हैं कि ऊपर वाले जो क्षेत्र होते हैं, आप ये देख सकते हैं भारी श्रृंखला के दोनों क्षेत्र आप देख सकते हैं, 2 भारी श्रृंखला, एक ये वाली और एक ये वाली। तो इनमें जो ऊपरी का भाग है, ये वाला जो भाग है, ये वाला, और इसमें भी यहां से जो ऊपर वाला भाग है, ये क्या कहलाता है, परिवर्तनशील क्षेत्र है। यानी ये क्षेत्र बदल सकता है इसलिए परिवर्तनशील क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, ऊपर वाले भाग को परिवर्तनशील क्षेत्र कहते हैं। जबकि नीचे वाला जो पूरा का पूरा यहां से लेकर के जो यहां तक का पूरा क्षेत्र है, नीचे तक का क्षेत्र है, इसे हम क्या कहते हैं, स्थिर क्षेत्र। क्या कहते हैं, स्थिर क्षेत्र कहते हैं। तो देखिए भारी श्रृंखला का यहां पे हमने देखा स्थिर क्षेत्र और परिवर्तनशील क्षेत्र। उसी प्रकार आप देखेंगे कि जो हल्की श्रृंखला होती है, हल्की श्रृंखला में भी जो ऊपर का भाग होता है वो कहलाता है परिवर्तनशील क्षेत्र, और जो नीचे का पूरा क्षेत्र होता है वो कहलाता है स्थिर क्षेत्र। तो आप हल्की श्रृंखला में भी देख सकते हैं कि यहां से जो ऊपर का पूरा क्षेत्र है ये कहलाता है क्या, ये कहलाता है परिवर्तनशील क्षेत्र। तो हमने यहां पे लिख भी रखा है कि हल्की श्रृंखला का परिवर्तनशील क्षेत्र, यानी आधा क्षेत्र जो ऊपर वाला पूरा क्षेत्र है ये हल्की श्रृंखला का परिवर्तनशील क्षेत्र है। जबकि देख सकते हैं कि हल्की श्रृंखला का ये ऊपर वाला भाग तो परिवर्तनशील क्षेत्र है, लेकिन ये जो नीचे वाला यहां से लेकर के जो यहां तक का पूरा क्षेत्र है ये कहलाता है हल्की श्रृंखला का स्थिर क्षेत्र। ये यहां से नीचे वाला जो क्षेत्र है इसका यहां से लेकर यहां तक और इसका भी यहां से लेकर यहां तक, ये कहलाता है हल्की श्रृंखला का स्थिर क्षेत्र। श्रृंखला हमारी हल्की श्रृंखला है और इसका जो नीचे वाला भाग है वो क्या है, स्थिर क्षेत्र है। ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, परिवर्तनशील क्षेत्र होता है। सेम उसी प्रकार भारी श्रृंखला में भी आप देख सकते हैं कि भारी श्रृंखला में जो ऊपर का क्षेत्र होते हैं दोनों, ये क्या कहलाते हैं, परिवर्तनशील क्षेत्र। जबकि नीचे के जो दोनों क्षेत्र हैं ये क्या कहलाते हैं, भारी श्रृंखला का स्थिर क्षेत्र। यानी ये जो लंबी श्रृंखला है नीचे की पूरे नीचे का जो क्षेत्र या एरिया है ये क्या कहलाता है, स्थिर क्षेत्र कहलाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्रत्येक एंटीबॉडी की संरचना में टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं 2 प्रकार से होती है।
दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं भारी होती है और दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हल्की होती है। जो हल्की श्रृंखला और भारी श्रृंखला होती है, इनमें दो प्रमुख क्षेत्र पाए जाते हैं। एक होता है परिवर्तनशील क्षेत्र, जो कि ऊपरी क्षेत्र होता है, और निचले वाला जो क्षेत्र होता है, जो नीचे वाला भाग होता है, वो कहलाता है स्थिर क्षेत्र। तो ये चीजें आपको उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद आपको देखना है कि प्रत्येक श्रृंखलाएं परस्पर एक दूसरे से डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती है, और डाइसल्फाइड बंध की संख्या टोटल कितनी होती है एक एंटीबॉडी की संरचना में? तो 16। यह भी आपको याद रखना है। देखिए, डाइसल्फाइड बंध का मतलब आपको यहां पे समझना है। देखिए, डाइसल्फाइड बंध को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। डाइसल्फाइड मतलब हमको दो यहां पे सल्फर रिप्रेजेंट करने, एक सल्फर और ये दो सल्फर। तो दो सल्फर यदि दोनों साइड जुड़े रहेंगे, बीच में दो सल्फर यदि जुड़े हैं, तो ये क्या है? डाइसल्फाइड बंध है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से 16 डाइसल्फाइड बंध पाए जाते हैं। एक एंटीबॉडी की संरचना में 16 डाइसल्फाइड बंध पाए जाते हैं। अब आपको यहां पे 16 डाइसल्फाइड बंधों को गिनना है। सबसे पहले तो आपको देखना है डाइसल्फाइड बंध कहां कहां पे उपस्थित होते हैं। तो देखिए, जो हमारी भारी श्रृंखला है उसमें जो परिवर्तनशील क्षेत्र है उसमें एक डाइसल्फाइड बंध है। फिर हमारी जो भारी श्रृंखला है उसमें इसके जस्ट बगल में भी एक डाइसल्फाइड बंध है। सेम इधर साइड भी दो डाइसल्फाइड बंध है। तो टोटल डाइसल्फाइड बंध कितने हो गए? 1 2 3 और 4। अब आप बीच में भी देखेंगे एक डाइसल्फाइड बंध है, यानी जो हल्की श्रृंखला है और जो भारी श्रृंखला आपस में जुड़ी हुई है, ये भी डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी हुई है। यानी एक डाइसल्फाइड बंध यहां पर भी है, उसी प्रकार एक डाइसल्फाइड बंध यहां पर भी है, हल्की श्रृंखला और भारी श्रृंखला के बीच में। हल्की श्रृंखला में आप देख सकते हैं कि दो डाइसल्फाइड बंध हैं, एक ऊपरी क्षेत्र में और एक निचले क्षेत्र में। उसी प्रकार दूसरे साइड जो हमारी हल्की श्रृंखला, इसमें भी आप देख सकते हैं कि दो यहां पे है, दो यहां पे भी है। मतलब दो हल्की श्रृंखला में इधर भी है और दो हल्की श्रृंखला में इधर भी है। तो टोटल कितने हो गए यहां पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 यहां पे हो चुके हैं। अब इसके बाद आप जैसे ही नीचे आएंगे तो भारी श्रृंखला में आपको यहां पे बीच में दो डाइसल्फाइड बंध दिखाई देंगे। तो 10 2 कितने हो गए? 12 हो गए। फिर आप जैसे ही नीचे आएंगे तो भारी श्रृंखला में दोनों साइड आपको दो दो डाइसल्फाइड बंध और दिखाई देंगे। तो ये हो गए 13 14 15 और 16। तो टोटल 16 डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा जो हमारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है वो जुड़ी होती है। यानी आपस में जो एक एंटीबॉडी की संरचना होती है उसमें आपको ध्यान में रखना है कि 16 डाइसल्फाइड बंध होते हैं, और डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा ही आपस में ये जो पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं होती है ये परस्पर जुड़ी होती है। तो 16 डाइसल्फाइड बंध होते हैं। एक चीज और आपको याद रखना है कि जो प्रतिरक्षी अणु की संरचना होती है, यानी जो एंटीबॉडी की संरचना होती है, उसको हम किसके रूप में दर्शाते हैं? तो उसको हम दर्शाते हैं H2L2 के रूप में। H2 और L2 के रूप में। H मतलब हैवी श्रृंखला, तो हैवी श्रृंखला भी 2 है और 2 ठो लोअर श्रृंखला भी है, यानी कि निचली श्रृंखला भी कितनी होती है? 2 होती है। यानी 2 तो भारी श्रृंखला होती है, हैवी श्रृंखला, और 2 जो है 2 होती है हल्की श्रृंखला। तो इसको हम H2L2 के रूप में शॉर्टकट में प्रदर्शित करते हैं प्रतिरक्षी अणु की संरचना को। तो यह चीज भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है कि एंटीजन के अंदर मेन चीज तो आपका यही है कि एंटीजन जैसे ही शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे वो क्या होते हैं? एंटीबॉडी में आकर के फंस जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो कहां पर आकर के फंसते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, एंटीबॉडी की संरचना में आप देखेंगे कि जो ऊपर का क्षेत्र होता है, जो कि परिवर्तनशील क्षेत्र होता है, आप यहां पे गौर करिए अच्छे से। ये हमारे पास भारी श्रृंखला का परिवर्तनशील क्षेत्र है और ये हल्की श्रृंखला का परिवर्तनशील क्षेत्र है। इसके बीच का ये जो भाग है ना, इसको हम कहते हैं प्रतिजन बंधक स्थल। ये आप देख सकते हैं दोनों साइड है। एक प्रतिजन बंधक स्थल क्षेत्र इधर भी है और एक प्रतिजन बंधक स्थल क्षेत्र इधर भी है। तो यहां पे आप देखेंगे कि ये जो प्रतिजन बंधक स्थल, इसका नाम ही है प्रतिजन, यानी कि एंटीजन बंधक स्थल। मतलब जहां पे एंटीजन आ करके, यानी जहां पर प्रतिजन या एंटीजन आ करके बंध जाते हैं, यानी फंस जाते हैं, उसे ही हम कहते हैं प्रतिजन बंधक स्थल। यानी ऐसा क्षेत्र जहां पे प्रतिजन आकर के बंध जाते हैं या फंस जाते हैं। तो यहां पर आकर के कोई भी एंटीजन जैसे ही शरीर के अंदर आएगा तो एंटीबॉडी का निर्माण होता है, और एंटीबॉडी में आकर के एंटीजन यहां पे प्रतिजन बंधक स्थल क्षेत्र में आकर के फंस जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि एंटीबॉडी की जो संरचना है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो एंटीबॉडी की संरचना में आपको याद रखना है कि 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है जो परस्पर एक दूसरे से डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा जुड़ी होती हैं। टोटल डाइसल्फाइड बंध कितने होते हैं? 16 होते हैं। दोनों श्रृंखलाओं के अंदर आप देखेंगे 2 प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। एक होता है परिवर्तनशील क्षेत्र और दूसरा होता है
स्थिर क्षेत्र। तो दोनों क्षेत्र आपने देखा। परिवर्तनशील क्षेत्र के अंदर आपने देखा कि प्रतिजन बंधक स्थल पाए जाते हैं, जहां पर प्रतिजन आकर के फंस जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। एक आखिरी पॉइंट आपको नोट करनी है कि प्रत्येक प्रतिरक्षी एक एंटीजन विशेष के लिए विशिष्ट होता है। यानी ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार का जो एंटीबॉडी है वो सभी प्रकार के एंटीजन को खत्म कर देगा। अलग अलग प्रकार के एंटीजन को नष्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार के एंटीबॉडी बनते हैं। तो इस प्रकार से जो एक प्रतिरक्षी होता है वो केवल एक ही प्रकार के एंटीजन के लिए विशिष्ट होता है, यानी कि उस पर वर्क करता है और उसको नष्ट करने का काम करता है। तो इस प्रकार से एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी क्या होता है? तो एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी जो है यह एक विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं, क्योंकि जैसे ही एंटीजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं वैसे ही ब्लड के अंदर क्या होता है, जो बीटा सेल होती है या जो बी सेल होती हैं, ये क्या करती हैं, एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करने लग जाती हैं। और ये विशेष प्रकार का प्रोटीन जो होता है ये प्रतिजनों से क्रिया करने लग जाता है और उन्हें नष्ट करने का काम करने लग जाता है। इसे ही हम कहते हैं प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी। प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। और इसकी संरचना भी उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।